गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो हम लोग अभी करेंगे क्लास 10th मॉडल पेपर सोशल साइंस का सेट 2। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का सेट 2 करेंगे। सेट 1 का वीडियो बना चुके हैं इससे पहले साइंस। ठीक है, SCI साइंस हो गया और SST हो गया। इसका एक सेट कंप्लीट हो चुका है। साइंस का तो 2 सेट हो गया, ये SST का भी दूसरा सेट करने जा रहे हैं। तो ये सब वीडियो आप मेरे एक प्लेलिस्ट है उसमें जा करके देख लीजिएगा। न्यू मॉडल सेट करके एक प्लेलिस्ट है उसमें देख लीजिएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे देंगे उसका, और नहीं तो फिर आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, उसमें से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि न्यू वीडियो का अपडेट आप लोगों तक मिलता रहे। ठीक है, तो आप लोग को जैसा पता है ये प्रोजेक्ट रील का ये मॉडल पेपर है, तो हम लोग को इसी से करना है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण जो है वो आपका 1871 को पूरा हुआ है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज की रचना किसने की। तो हिंद स्वराज की रचना जो है महात्मा गांधी किए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। इससे पहले वाला में हम लोग किए थे आनंद मठ वाला। ठीक है, उसके बाद देखिए पूना पैक्ट कब पारित हुआ। तो पूना पैक्ट जो है आपका वो सितंबर 1932 को पारित किया गया है। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन, सितंबर 1932। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में है कि अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय के में किन गतियों प्रवाह का उल्लेख किया है। व्यापार, श्रम, पूंजी या उपर्युक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए कि जॉबर क्या था। तो जॉबर क्या था, तो जॉबर जो होते हैं पुराने एवं विश्व क्या बोलेंगे विश्वस्त कर्मचारी को जॉबर कहा जाता है। उसके बाद भारत में पहला कपड़ा मिल कब और कहाँ लगा। तो भारत में जो है पहला कपड़ा मिल आपका बम्बई में लगा है। ठीक है, 1854 बम्बई में। तो ये बम्बई से याद रखिएगा, एक बहुत अच्छा फेमस पिक्चर आया था, बहुत पुराना है, अभिषेक बच्चन का गुरु नाम से पिक्चर। ठीक है, उस गुरु पिक्चर में आपको ये बम्बई का सूती कपड़ा मिल मतलब कपड़ा उद्योग ये सब ही दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी। वुड ब्लॉक यानी लकड़ी के ब्लॉक से जो छपाई सबसे पहले चीन में विकसित हुई है। छपाई का जो है शुरुआत चीन में ही हुआ था, कागज़ का भी आविष्कार चीन में हुआ था। ठीक है, उसके बाद कॉर्न लॉ किस देश में पारित हुआ था। कॉर्न लॉ, कॉर्न मतलब वही मक्का। ठीक है, कॉर्न मीन्स मक्का हो जाएगा, और लॉ यानी कानून। तो कॉर्न लॉ किस देश में हुआ था, तो आपका हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि लौह एवं रक्त नीति का प्रतिपादन किसने किया। लौह एवं रक्त नीति का प्रतिपादन आपके विस्मार्क जो हैं वो किए हैं। ठीक है, 10th नंबर क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा है। तो आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव कृषि पे पड़ा है। ठीक है, जब आर्थिक मंदी आया था तो उससे कृषि पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। उसके बाद श्रीलंका में किस समुदाय ने प्रमुख बनाए रखने का प्रयास किया। तो श्रीलंका में देखिए सिंहली समुदाय है। ठीक है, सिंहली लोग हैं, सिंहली भाषा बोलते हैं, तो वहाँ पे यही समुदाय है, तो इससे आप याद रखिएगा। 12 नंबर किस शासन व्यवस्था में सत्ता का केंद्र और राज्य के बीच विभाजन होता है। तो देखिए आपका संघीय शासन व्यवस्था है ना, भारत में भी संघात्मक शासन व्यवस्था है। तो यहाँ पे क्या है कि केंद्र और राज्य के बीच में पावर विभाजित किया गया है। ठीक है, कुछ काम केंद्र सरकार करती है तो कुछ काम राज्य सरकार करती है, दोनों में पावर को डिवाइड कर दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को निषेध किया गया है। ठीक है, अस्पृश्यता यानी छुआछूत को निषेध किया गया है, तो ये आपका किया गया है अनुच्छेद 17 में। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा, वन, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार आदि विषय किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब आपका समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची जिसमें राज्य सरकार का भी अधिकार होता है और केंद्र सरकार का भी, तो दोनों का मिल करके वही होता है समवर्ती सूची। तो शिक्षा में किसी तरह का संशोधन करना है तो केंद्र सरकार भी कुछ संशोधन करती है, मतलब एजुकेशन पॉलिसी ला करके, शिक्षा नीति ला करके। ठीक है, और राज्य सरकार भी अगर चाहे तो कुछ उसमें संशोधन कर सकती है। तो यही ये सब जो है आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किया गया था बांध बनाने से रोकने के लिए। नर्मदा नदी के ऊपर जो बांध बनाया जा रहा था उसी को रोकने के लिए ये आंदोलन चालू किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुई है, याद रखिएगा। और किसने की थी ये आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। 17 नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ। तो नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से 1968 तक हुआ है। ठीक है,
बी नंबर ऑप्शन चूज कर लीजिएगा, 1954 से 1968। उसके बाद आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची में भाषा का वर्णन है? तो आपका 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया है। पंचायत में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ठीक है, ये थोड़ा सा है, आप लोग इसको जरा सा अगर बुक में मिल जाए तो देख लीजिएगा, क्योंकि 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया था, मतलब किया गया था और इसको फिर बढ़ा करके कुछ कुछ राज्य जो है बढ़ा करके इसको 50% कर दिया है। तो ज़्यादातर सही जो है 33% होगा, बाकी आप बुक में एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था कौन सी मानी जाती है? तो सबसे अच्छी जो शासन व्यवस्था वो है लोकतांत्रिक, ये एकदम याद रखिएगा, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था विश्व में सबसे अच्छा शासन व्यवस्था मानी जाती है। तो 20 का ए नंबर ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। उसके बाद 21 में है, इनमें से किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है? तो काली मृदा जो पाई जाती है आपकी वो गुजरात में। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। देखिए, पहला तो गुजरात हो गया, गुजरात में काली मृदा पाई जाती है। उसके बाद एक हो गया आपका मध्य प्रदेश, एमपी, अच्छा, मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है काली मृदा। दूसरा बम्बई है ना, यानी मुंबई, यहाँ पर भी काली मृदा पाई जाती है, जिस कारण से यहाँ कपास की खेती अच्छी तरह से होती है। 22 नंबर क्वेश्चन है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। बी नंबर ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। सरदार सरोवर बांध गुजरात के किस नदी पर बनाया गया है? तो वही नर्मदा नदी हो जाएगा आपका 23 नंबर का ए, नर्मदा नदी। इनमें से किसे सुनहरे रेशा कहा जाता है? तो सुनहरा रेशा कहा जाता है जूट को। ठीक है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा जूट। 25 नंबर, झारखंड में कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा किस खनिज के लिए आपको प्रसिद्ध है? तो अभ्रक। ठीक है, अभ्रक होता है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो सकता है, अभ्रक। ठीक है, अब निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील के बाजार में उपलब्ध कराती है? तो स्टील है, देखिए ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे, यहाँ भेल है, टिस्को है, सेल है और एमएनसी सी है। ठीक है, तो आंसर आपका सेल हो जाएगा। अब आगे देख लीजिए 27 नंबर, भारत की समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? तो समुद्र तट की कुल लंबाई 7,516 किलोमीटर है। 28 नंबर, भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली? तो देखिए यहाँ पे मे भी थोड़ा मिसप्रिंट हो सकता है, यहाँ पे जो 1953 लिखा गया है वो 1853 होता है। तो आप लोग को पता है कि भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई से थाने तक चली थी। उसके बाद 29 नंबर, निम्न में से कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण हैं? परंपरागत यानी जो परंपरा से चलते आ रहा है, तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ये सब तो नया है। हम लोग कोयला को परंपरागत तौर से यूज़ करते आ रहे, सदियों से कोयला को ऊर्जा के रूप में यूज़ कर रहे, तो कोयला हो जाएगा। फिर 30 नंबर, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये जो है आपका ब्राज़ील में आयोजित किया गया था 1992 का पृथ्वी सम्मेलन। फिर 31 नंबर, देश के विकास की तुलना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है औसत आय, किसी देश का औसत आय। तो आपको औसत आय निकालने का बताएं तो औसत आय कह सकते हैं या फिर प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय या औसत आय दोनों सेम चीज़ है। और निकालने का तरीका क्या था? कुल जनसंख्या बटा अ, कुल आय। ओ हाँ, कुल आय, एक पूरा जो साल भर का आय है, कुल आय, किसी देश का कुल आय बटा कुल जनसंख्या करेंगे तो आपको प्रति व्यक्ति आय और औसत आय निकल जाएगा। तो औसत आय से पता चल पाता है कि कौन सा देश कितना विकसित है, यानी जिस देश का औसत आय प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा रहेगा समझिए वो देश काफ़ी विकास कर चुका है। फिर 32 नंबर, औसत आय को डैश रूप में जाना जाता है। तो औसत आय को क्या अभी बताएं हम? प्रति व्यक्ति आय, तो प्रति व्यक्ति आय के रूप में जाना जाता है। 32 का सी कर लीजिए। 33, सेवा क्षेत्र में किस तरह की गतिविधियां शामिल है? तो सेवा क्षेत्र में आपका परिवहन, संचार और बैंकिंग शामिल है। ठीक है, 33 का सी नंबर सही हो जाएगा। 34, जीवन बीमा की गतिविधि है। तो जीवन बीमा किस तरह की गतिविधि है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, कौन सी है? तो देखिए जीवन बीमा क्या है? सेवा क्षेत्रक है, तो ये आपका हो जाएगा तृतीयक क्षेत्रक। ठीक है, 34 हो गया। 35 नंबर देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में, वर्तमान में कागज के पैसे के अलावा किन रूप में धन का उपयोग बढ़ता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है ये कहा गया है। देखिए एकदम मस्त है, डिजिटल मनी। अभी के टाइम में जो फ़ोन पे, गूगल पे चलाते हैं, तो अभी हम लोग कागज़ का धन को छोड़ करके डिजिटल मनी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, है ना, तो इसका उपयोग बढ़ता जा रहा है। फिर धन का आधुनिक रूप क्या है? तो धन का आधुनिक रूप देखिए सिक्का और नोट, सिक्का और नोट ही होगा, क्योंकि प्लास्टिक मनी तो होता नहीं है कुछ। डिमांड डिपॉजिट तो होता है, बट डिमांड ड्राफ्ट जिसको कहते हैं डीडी, ये सब का प्रयोग उतना नहीं होता है। तो सिक्का और नोट आधुनिक रूप है। उसके बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों का क्या आकर्षित
करती है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी कोई भी कंपनी के लिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं, किसी भी कंपनी के लिए क्या क्या चाहिए? सस्ता श्रम मिल जाए और दूसरा उत्पादन के लिए तैयार माल मिल जाए। अगर ये दो चीज़ मिल जाता है आसानी से तो कोई भी कंपनी खड़ा करने में आसान होता है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा आंसर। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक मरम्मत सेवाओं के अंतर्गत आते हैं? तो सार्वजनिक मरम्मत यानी ठीक है पूरा समाज के लिए होना चाहिए। तो डाक सेवा, तो डाक सेवा आपका सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। सार्वजनिक मरम्मत सेवाएं जो भी है, सार्वजनिक सेवाएं भी कह सकते हैं, डाक सेवा है ना। बाकी यहाँ देखिए ऑप्शन, मोबाइल मरम्मत, तो मोबाइल मरम्मत तो किसी एक आदमी का होता है। वायरिंग मशीन बिक्री ये सब तो किसी एक आदमी के लिए है। तो डाक सेवा से पूरा समाज को लाभ होता है। ठीक है। उसके बाद सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? इसको फुल शॉर्टकट में कहते हैं आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, 2005। ठीक है। आरटीआई एक्ट 2005, सूचना का अधिकार, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर आरबीआई के निर्देशानुसार बैंकों को अपने पास कुल जमा राशि का कितना प्रतिशत नगद रखना पड़ता है? ठीक है। तो कुल 15%, 15% जो है आरबीआई का जो नया गाइड, मतलब नया क्या बोलेंगे, जो गाइडलाइंस है उसके तहत किसी भी बैंक को अपने पास 15% पैसा रखना पड़ता है कुल पैसा का, और बाकी पैसा को वो क्या बोलते हैं, लोन के रूप में कस्टमर को दे सकता है। ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया एसएसटी का सेट 2। उसके बाद हम लोग फटाफट आगे देखेंगे सेट 3, सेट 4, सेट 5 जो है। एकदम वीडियो आपका बहुत तेज़ी से अपलोड होते रहेगा जल्दी जल्दी, तो वीडियो में जरूर बने रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें वीडियो को। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।